हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अभी तक हमने इकोनॉमी के टोटल 12 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड आई एम श्योर कि आपने वो 12 लेक्चर्स देखे भी होंगे। अब आज हमारा जो 13th लेक्चर है, दिस इज विद रिगार्ड्स टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं, वो है आपका मेंस पर्सपेक्टिव से। अभी आई थिंक कितने दिन हुए हैं, 10 दिन ही तो हुए हैं, 10-12 दिन ही हुए हैं। आपका GS3 मेंस का पेपर हुआ। आई एम श्योर आपने वो पेपर देखा होगा। एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 11 के अंदर। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमें देखने को मिले। सिमिलरली ये जो टॉपिक है ना, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, यहां से भी एक क्वेश्चन आया। ये देखो, ये 2023 का पेपर है, ठीक है। आप GS पेपर 3 ओपन करना, वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आप ओपन करोगे ना, GS पेपर 3 2023 का। यहां पर पूछा गया कि जो लैंड रिफॉर्म्स हुए इंडिया के अंदर, उसके कहीं ना कहीं क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड बाकी आगे लैंड होल्डिंग्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो आप एक्चुअली नोटिस कर पा रहे हो कि हमने ना जो तैयारी कर रहे थे, वहां पर प्रीलिम्स का तो हम डेफिनेटली सारा कवर हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम्स जो मेंस पर्सपेक्टिव के ज्यादातर क्वेश्चन है ना, वो भी हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, जो 2023 का पेपर था, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं लेक्चर्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। बस जरूरत है उनको करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करने की। अगर आप 2024, 25, 26 कभी के लिए भी तैयारी कर रहे हो ना, तो जस्ट मेक श्योर करना कि इन लेक्चर्स के साथ आप करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करके चलो। एंड आई एम श्योर इकोनॉमी के अंदर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। गेटिंग द पॉइंट। हर चैप्टर के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए करवाता हूं ताकि आपको पता लगता रहे कि यार कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या उनसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरह से हमारे लैंड रिफॉर्म्स जो हुए, उन्होंने सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो छोटे किसानों की, ठीक है, यहाँ लिखा ना मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, ये लेक्चर 10 में हमने पढ़ा ही है, या जो भी एग्रीकल्चर का था, लाइफ लेक्चर 11 था, उसमें हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। बस लैंड रिफॉर्म थोड़ा सा डिस्कस करना है। एंड इनफैक्ट ना, आप याद करो, जब मैंने एग्रीकल्चर का बस स्टार्टिंग आई थिंक 10 मिनट ही हुए थे, तब मैंने वहां पे आपको समझाया था कि एग्रीकल्चर डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करता है। कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आपको बताए थे, कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्टर्स बताए थे, सॉइल टाइप बताई थी, क्लाइमेट कैसा होता है, रेनफॉल होती है, ये सब चीजें बताई थी। वहां पर एक फैक्टर याद करना, मैंने आपको लैंड का बताया था। आई बात याद में? वहां पर फैक्टर क्या था? लैंड का एक फैक्टर था। मैंने बताया था जब छोटे किसान होते हैं, उनके पास जमीन कम होती है। जमीन कम होने की वजह से कहीं ना कहीं जब वो प्रोडक्शन करते हैं, वो दिक्कत आएगी, क्योंकि उतना प्रोडक्शन होगा नहीं। इनपुट ज्यादा लग रहा है, आउटपुट उतना आ नहीं रहा, तो ये इश्यूज रहते हैं। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करनी है, तो वो बड़े खेत के ऊपर अच्छे से हो पाएगी या छोटे खेत के ऊपर? आंसर आप जानते हो कि सर छोटे खेत के ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ना लैंड रिफॉर्म्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन मिले। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारे कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स जो हुए हैं, जो लैंड के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हुए हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर ना मेजरली जो मुद्दा हमें डिस्कस करना है, वो लैंड रिफॉर्म्स ही है। बाकी ना इस चैप्टर की जो लिंकेज है, वो कुछ हद तक आप ना, जो आप बात कर लो पोस्ट इंडिपेंडेंस की, उसके साथ थोड़ी सी लिंकेज है। क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, या फिर इवन आप हिस्ट्री की बात कर लो, आप लोगों की आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है, ठीक है ना, तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप देखते हो ना कि अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जैसे रेवेन्यू सिस्टम आते हैं बहुत तरह के, रेतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये जो चीजें होती हैं, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इकोनॉमी को समझने के लिए कुछ डायमेंशंस हमें साथ में इनके कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट वहां से करेंगे, फिर पूरा हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए लैंड रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुई हैं, आज के टाइम के ऊपर क्या हो रहा है, वो ज्यादा रेलिवेंट है। तो फोकस हमें ना थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के ऊपर ज्यादा करना है। हिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हम यहाँ पे ले लेंगे। गेटिंग इट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई। अब यहां पर अगर मैं स्पेशली बात करूं ना, देखो ब्रिटिश सिस्टम की, तो उस टाइम का इमेजिन करो, या इवन थोड़ा अगर ब्रिटिश से पहले भी जाना चाहते हो ना, तो आप जानते हो कि थोड़ा जागीर्स वगैरह हमारे यहाँ पे हुआ करती थी। एक जागीरदारी सिस्टम आपने सुना होगा, ठीक है ना। उनसे पहले, ब्रिटिश से पहले भी हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। आप कोई भी आप देखो, मुगल पीरियड हो गया, उससे पहले भी देखो, तो आप नोटिस करोगे कि होता क्या था ना, कि जो लैंड है, जो जमीन है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब सरकार को, सरकार मतलब जो उस टाइम पे जो राजा वगैरह थे, उनको कहीं ना कहीं क्या चाहिए होता है, कुछ रेंट चाहिए होता है। वो रेंट क्या था, लैंड, मतलब रेवेन्यू कहाँ से आता था, वो लैंड के माध्यम से कहीं ना सबसे बड़ा सोर्स बनता था। फिर जब उसके बाद ब्रिटिशर्स हमें देखने को मिले तो उस टाइम पर भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा गया। और इस टाइम के ऊपर, ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर, हमें 3 मेजर तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जिनको हम महलवाड़ी, रैयतवाड़ी एंड जमींदारी सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा इनको ना एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जमींदारी, ये रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम क्या था। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, बट एक बार समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज इमेजिन करो, ये जो जमींदारी सिस्टम था ना, ये जो कॉर्नवालिस थे, दरअसल में वो लेकर आए। ठीक है, जॉन शोर का भी कंट्रीब्यूशन था, बट इन द एंड इंट्रोडक्शन किसका था, आपका कॉर्नवालिस का। ठीक है, इसको क्या नाम से भी जानते हैं, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इस नाम से भी यहां पे इसको जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह से एक सिस्टम था रैयतवाड़ी, उसी तरह से एक सिस्टम था क्या, महलवाड़ी सिस्टम। अब होता पता क्या था, यहां पे इमेजिन करना, नाम क्या है यहां पे, जमींदारी। तो यहां पर ना जमींदार का रोल था। कहने का पॉइंट क्या, कि अगर मैं पूछूं कि जैसे ये जमीन की बात कर रहे हैं, तो जमीन का मालिक कौन है, वो यहां पे जमींदारी सिस्टम के अंदर कौन होता था, एक जमींदार। जमींदार को ना एक जमीन दे दी। ठीक है, अब जमींदार की जिम्मेदारी बनती थी कि कहीं ना कहीं वो जो हमारे पेजेंट्स हैं उनसे रेंट को कलेक्ट करे। तो जमींदार के पास जमीन है, वो क्या करेगा, वो पेजेंट से रेंट कलेक्ट करेगा। तो होता क्या था ना, कि जो पैसा आया, जो रेंट कलेक्ट हुआ, उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 11 में से 10 हिस्से गए सरकार को, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, और एक हिस्सा इस जमींदार का। इस तरह से ये चीज वर्क करती थी। तो होता क्या था कि एक यहाँ पे मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिश रूल है, जो भी आप कहना चाहो। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि ये जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थी वो कैसे मेंटेन थी, थ्रू अ सिस्टम ऑफ जमींदार। तो जमींदार बीच में आता था, ऐसा मान लो कि ये है आपकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ बीच में जमींदार और यहाँ बीच में इन द एंड आपका पेजेंट आ गया। तो इस तरह से ये चीज सिस्टम वर्क करता था कि डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन नहीं था आपका कंपनी और पेजेंट के बीच में एक जमींदार होता था। तो जमींदार इनसे कलेक्ट करता था रेंट पेजेंट से, और वो कंपनी को दे देता था। 10% मतलब 10 जो हिस्से थे आउट ऑफ 11 हिस्से वो कंपनी को चले जाते थे, और एक हिस्सा किसको चला गया, आपके जमींदार को। तो ये सिस्टम ऐसे वर्क करता था। क्विकली एक बार इसको देख भी लेते हैं। ये ऐसे देखो, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी टॉप के ऊपर, जमींदार इन द मिडल और पेजेंट्स इन द लोअर। तो जमींदार ओनर हो गए एक तरह से, ये यहां से रेंट कलेक्ट कर रहे हैं एंड यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट दे देते थे। तो जितना भी रेंट कलेक्ट हुआ उसके से 10 हिस्से इनको चले गए, और एक हिस्सा किसके पास रह गया, एक हिस्सा जमींदार के पास। उसकी भी तो एक तरह से सैलरी हुई ना। तो ये चीजें ऐसे वर्क करती थी। अब यहां पर ना एक इमेजिन करना, ये चीज ठीक लग रही है देखने में तो, पर थोड़ी सी दिक्कत भी है। यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये पेजेंट की सिचुएशन का किसी को ध्यान नहीं है। यहाँ पे जमींदार को तो ये है कि भैया मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे रेंट कलेक्ट करूं, बात वो है, गेटिंग इट। उसको रेंट कलेक्ट करने से मतलब है, उसको ये थोड़ी मतलब है कि पेजेंट की सिचुएशन कैसी है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम था ना, वो पेजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो गया। बात समझ आई। और ऊपर से एक चीज़ नोटिस करना हो, एक ना मुद्दा हमारे यहाँ पे रेज हुआ, उसको बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। सर ये क्या चीज़ होती है? देखो, ये जमींदार ना बड़ा जमींदार होने लग गया, तो इसने पता क्या सोचा कि मैं क्यों खुद जाके पेजेंट से रेंट कलेक्ट करूं। इसने आगे और जमींदार रख लिया, या सब जमींदार कह सकते हो। तो अब ये खुद नहीं जाता रेंट कलेक्ट करने, इसने आगे और लोग रख लिए हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। कि बेसिकली उनका कहीं ना कहीं ना कोई लोकल कनेक्शन नहीं होता, इसी को बोला जाता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो आप नोटिस करो कि इसको प्लान किसने किया था, जॉन शोर ने। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, मैं स्लाइड्स के अंदर लेकर नहीं आया क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से था थोड़ा, पर यहाँ पे पूछा हुआ था कि किसका किसका रिलेशनशिप होता है। तो आपको ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो जॉन शोर ने इसको प्लान किया, पर इंडियन इंट्रोड्यूस किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा।
ठीक है, आप लोगों ने गवर्नर जनरल्स का पूरा आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। होता क्या है, 1793 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक एक्ट के माध्यम से, जिस एक्ट का नाम क्या है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट का नाम भी आप ध्यान में रखोगे। एट द सेम टाइम कौन से एरियाज में हो रहा था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका जो ये साइड है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस वाली साइड के ऊपर था। ये आपको एक रीजन पता होना चाहिए। ऐसा मत कर देना आप बोलोगे सर साउथ इंडिया में था या नॉर्थ इंडिया में था, नहीं, ये आपको थोड़ा ईस्टर्न वाली साइड के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। तो ये थोड़ा जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट ऐसे काम करता था। ये थोड़ा हमने यहां तक इस चीज को सर समझ लिया कि जमींदारी सिस्टम आखिर होता क्या था। अब देखो दूसरा सिस्टम है यहाँ पे रोयतवाड़ी सिस्टम। ये हमें कब देखने को मिला, 1820 के अंदर। गेटिंग इट। अब रोयत वर्ड कहां से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोयत? रोयत ना जनरली हम पीजेंट को ही बोलते हैं, जो हमारे छोटे किसान होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है एक तरह से रोयत। ठीक है, तो ये वर्ड जो आया है ना, ये वहीं से आया है। तो यहां पर पता क्या हुआ, यहां पर हमने बोला कि कहीं ना कहीं जो जमीन है वो किसान की ही है, पर उसको यहाँ पे पैसा अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। तो होता क्या था ना, यहां पर बीच में जैसे जमींदार थे जमींदारी सिस्टम के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे ऐसा कोई इंटरमीडियरी नहीं है, तो डायरेक्टली जो है ना वो सरकार पेजेंट के साथ यहां पर कनेक्टेड होती है। गेटिंग इट। अब यहां पर आप नोटिस करो, अब यहां पे एक अच्छी चीज क्या थी कि जो सरकार थी वो देखती थी कि अरे हाँ, इससे इतना मुझे पर्सन से रेंट लेना है इस पीजेंट से, और यहां पर इन्होंने देखा कि कुछ इरिगेटेड एरियाज हैं, कुछ अनइरिगेटेड एरियाज हैं जहां पे पानी अच्छे से नहीं पहुंचा। तो आप खुद देखो, जहां पर पानी अच्छे से पहुंच रखा है वहां पर से ज़्यादा रेंट लिया जाएगा, ज़्यादा परसेंटेज के अंदर, बाकी जगह से हो सकता है कम लिया जाए। तो इस तरह से रेवेन्यू का जो रेट था ना, वो इन अलग अलग चीज़ों के ऊपर से देखा जाता था। प्लस एट द सेम टाइम वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये वगैरह चीज़ें भी देखी जाती थी, कितनी फर्टाइल है वहाँ की सॉइल। तो ये सारे फीचर्स रोयतवाड़ी सिस्टम के अंदर आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि आखिर इसको इंट्रोड्यूस किसने किया इंडिया के अंदर। तो वहाँ पर आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, एक है रीड और एक है मुनरो। ठीक है ना, रीड का, अलेक्जेंडर रीड का आपने नाम सुना होगा, उसी तरह से आपने मुनरो का भी नाम यहाँ पे सुना होगा। तो ये आपको जो थॉमस मुनरो हैं, इन दोनों का नाम आप ध्यान में रखोगे विद रिगार्ड्स टू रोयतवाड़ी सिस्टम। थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार क्विकली, ठीक है ना। 1820 के अंदर आया, फैक्ट्स मैंने आपको याद करा दिए कि सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर जो रीड थे, ठीक है ना, इनके द्वारा यहाँ पे ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, किसको, रोयतवाड़ी सिस्टम को। अब लोकेशन समझो कि कौन से एरियाज के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ये देखो, आपको मद्रास हो गया, आपका बॉम्बे, कुछ पार्ट्स आपके असम में भी थे, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया के जो कुछ और प्रोविंसेस थी, जो कूर्ग प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप ऐसे मान के चलो कि जो सदर्न इंडिया वाला पार्ट, बॉम्बे, मतलब मेजरली मद्रास की बात कर रहे हैं, मद्रास, बॉम्बे और कुछ पार्ट्स असम के, चलो अलग हो गया, बट बाकी जो था ना, दैट इज मद्रास एंड बॉम्बे। ये दो नाम तो आप डेफिनेटली आप ध्यान में रखोगे। गेटिंग द पॉइंट। कोई आपसे ये पूछे ना कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट आ जाए मान लो एग्जाम के अंदर कि जो रोयतवाड़ी सिस्टम था वो सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर था, तो वो बात भी गलत है। मैंने बताया ना असम के अंदर भी था, पर मेजर एरियाज कौन से आपको याद रखने हैं, वो मद्रास और बॉम्बे ही ध्यान में रखने चाहिए विद रिगार्ड्स टू रोयतवाड़ी। इनको कंफ्यूज मत कर देना, काफी बच्चे बड़े कंफ्यूज कर देते हैं कि रोयतवाड़ी को महलवाड़ी में डाल दिया, महलवाड़ी को रोयतवाड़ी में डाल दिया, या जमींदारी को इधर डाल दिया, ऐसा मत करना कभी। गेटिंग इट। अब तीसरा सिस्टम क्या है, तीसरा सिस्टम है हमारा महलवाड़ी सिस्टम। अब सर ये क्या चीज होती है महलवाड़ी सिस्टम? देखो यहां पे आप समझो कि यहां पर ना क्या हो रहा है, पूरी जो जमीन है उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसी हिस्से को क्या बोलते हैं, महल। यहां बाकियों में देखो क्या हो रहा है, बाकी सिस्टम्स में क्या हो रहा था, एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हो रही है रेंट की। यहां पर एक इंडिविजुअल की नहीं, पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी की, जितने उस गांव में रहते हैं या फिर उस कम्युनिटी में रहते हैं, उन सब की जिम्मेदारी हो रही है कि हाँ आप इस एरिया से इतना रेंट कलेक्ट करो। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पीजेंट की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी की। तो ये महलवाड़ी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। थोड़े से छोटे से फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग भी है कि जो हॉल्ट मैकेंजी हैं उनके द्वारा 1822 के अंदर ये सिस्टम लेकर आया गया। पंजाब के अंदर ना अभी भी आपको ये सिस्टम देखने को मिलता है। सर कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, काफी साल आप लोगों ने ना पढ़ा भी होगा। कई बार आप लोगों ने देखा यार किसी के ना नाम के पीछे, मतलब पंजाब की बात कर रहा हूँ, किसी का जो सरनेम होता है उसके गांव का नाम होता है। काफी और एरियाज में भी आपको देखने को मिलेगी ये चीज कि जैसे ना कि जैसे पंजाब के ना पहले सीएम हुआ करते थे इससे पहले, मतलब काफी टाइम पहले, प्रकाश सिंह बादल जी। तो जो बादल है ना, वो बादल उनका सरनेम एक्चुअल में उनके गांव से आया है। एक गांव है पंजाब के अंदर जिसका नाम है बादल। गेटिंग द पॉइंट।
तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा इनको आप ट्रेडिशनली लिंक करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये वो एरियाज हैं जहां पर ना महलवाड़ी सिस्टम था। महलवाड़ी सिस्टम की वजह से क्या होता था, एक पर्सन की अपने विलेज के साथ जो कनेक्शंस थे वो बढ़ गए थे। गेटिंग इट? और यही चीज हमें आज तक भी देखने को मिलती है। तो ये वाला जो सिस्टम आपका पंजाब, आपका सेंट्रल प्रोविंस हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, गंगेटिक वैली कुछ एरियाज हो गया, आगरा हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलता है। तो एक बार ना इमेजिन करो मेरे साथ, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था वो सिर्फ बंगाल वगैरह के एरियाज में था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहां पर था। रोहितवाड़ी सिस्टम हमें मेजरली बॉम्बे और मद्रास के अंदर देखने को मिल रहा है, और जो महलवाड़ी सिस्टम है वो पंजाब, आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, इन एरियाज में देखने को मिल रहा है। तो एक माइंड में ना, दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, इमेज बन जाएगी, कहीं काफ़ी हद तक क्वेश्चन यहाँ पे आप टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पर जो ज़मीन थी वो महल्स में डिवाइडेड थी, यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड्स एंड साथ ही साथ जो विलेज कम्युनिटीज़ थी वो यहाँ पर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल थी रेवेन्यू पेमेंट करने के लिए। तो सब लोग मिलकर यहाँ पर ना क्या करते थे, रेवेन्यू पेमेंट को यहाँ पर किया करते थे। इस तरह से ये चीज़ वर्क करती थी। कई बार एक विलेज हो गया, कई बार मल्टीपल विलेज एक महल के अंतर्गत आते थे। तो ये पूरा प्रोसेस होता था महलवारी सिस्टम का। आइडिया लगा थोड़ा सा? अब आप चाहे कोई भी सिस्टम ले लो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात कर लो, रोहितवाड़ी की बात कर लो, या फिर जो महलवाड़ी की बात कर लो, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स का? ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना लोगों से। गेटिंग इट? कभी भी उन्होंने ये सोचा कि यार अच्छा यहाँ पे ज़मीन के अंदर ये कमी है, हम इस ज़मीन के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर दें, लोगों तक अच्छी फसलें पहुँचा दें, लोगों तक अच्छा पानी पहुँचा दें? उतना ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स नहीं हुए। इस वजह से दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है हमारे जो पेजेंट्स के फॉर्म के अंदर, मतलब उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वहाँ से मांगे जा रहे हैं कि भैया और रेंट लाओ, और रेंट दो, और रेंट दो, पर सामने वाले के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हुई, ऊपर से कई बार लेट से बारिश नहीं हो पाई ढंग से। तो कहीं ना कहीं जो एरियाज बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थे वहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। अब ऐसे टाइम के ऊपर ना फेमीन आ चुका है और चीज़ें आ चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं किसानों से फिर भी रेंट लिए जा रहे हैं, फिर भी रेंट लिए जा रहे हैं। ऐसे टाइम के ऊपर क्या होता है, हिस्ट्री में हमें अलग अलग रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हो अलग अलग तरह के रिवोल्ट्स। क्यों हुए? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार इस किसान को हम उसकी सिचुएशन कैसे बेहतर कर दें। उनका फोकस ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस इससे पैसे कलेक्ट करने हैं, दैट इज़ द एजेंडा। तो ये सारे सिस्टम थोड़े एक्सप्लॉइटेड हमें इस वजह से देखने को मिल जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो बात होगी ब्रिटिश टाइम पीरियड की। ये जब टाइम पीरियड खत्म हुआ फिर हम कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बने। तो इंडिपेंडेंट जब बने ना, तो कहीं ना कहीं हमने नोटिस पता क्या किया कि कुछ तो बहुत बड़े बड़े किसान थे, ठीक है, जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीन है, काफ़ी अमीर हैं, पर कुछ बहुत सारे, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास या तो ज़मीन थी ही नहीं, या ज़मीन थी तो बहुत थोड़ी थी, उनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, ऐसे लोग भी थे। ऐसे समय के ऊपर ना पहले क्या होता है, विनोबा भावे जी, ठीक है, आप लोगों ने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। ये एक गांधीयन फिलॉसफी को मानने वाले इंसान थे, ठीक है ना। जब याद करो प्लानिंग वाला चैप्टर, वहाँ पर मैंने इनके बारे में थोड़ा और भी जिक्र किया था, विनोबा प्लान के, मतलब इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ था। तो इनका प्लान पता क्या था? इनका प्लान था कि यार जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी जाए, और लोगों की ना चेतना को जगाओ कि यार इन लोगों तक ज़मीन पहुँचाओ। तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम क्या था, भूदान मूवमेंट। इसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट, नाम से आप समझ पाओ, भूदान, भू होता है ज़मीन, लैंड, लैंड को गिफ्ट करना, दान का मतलब गिफ्ट करना, तो इसको लैंड गिफ्ट नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में इनका क्या था कि जिन लोगों के पास ज़मीन है ना उन तक ये बात पहुंचाओ, उनकी मतलब उनको इंस्पायर करो कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास, जिन पेजेंट्स के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन गिफ्ट करी जाए। तो इन्होंने बोला कि एक एक एकड़ लैंड इस तरह से गिफ्ट करी जानी चाहिए कि लोग अपनी ज़मीन, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है ना, वो अपनी ज़मीन को एक तरह से दान दे दें। वो दान दी हुई ज़मीन किनको जाएगी? जिनके पास कुछ ज़मीन है ही नहीं। तो ये इनका 1951 के अंदर ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। कुछ हद तक सक्सेसफुल रहती है, बट काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल भी रहती है, कुछ हद तक ऐसा भी कह सकते हैं। रीज़न बीइंग कि कभी मन से नहीं दी जिन्होंने ज़मीन दी, या फिर कहीं ना कहीं जिन्होंने ज़मीन दी वो उन्होंने बिल्कुल बंजर ज़मीनें दे दी, जितना हमने सोचा था शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है ना। तो दोनों एस्पेक्ट इसके हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी तरह से अगले ही साल 1952 के अंदर एक और हमें मूवमेंट देखने को मिलती है आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा, दैट इज ग्राम दान मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ,
यहां पर ध्यान में रखना कि जो जमीन दान करी गई है ना, वो इंडिविजुअल पेजेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो जमीन जो दान के वजह से आई है वो पूरे विलेज एसोसिएशन की एक तरह से जमीन बन जाती है। तो ये होती है आपकी क्या, ग्राम दान मूवमेंट। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे इनके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। बाकी जब आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे तो उसमें जो भी आपकी फैकल्टी होंगी वो अकॉर्डिंगली इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगी ही, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का पार्ट है। हमने तो बस एज अ लैंड रिफॉर्म्स के एज अ ना कि उसका पढ़ने से जस्ट पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो वो हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है। अब मुद्दे पे आते हैं कि आखिर लैंड रिफॉर्म्स है क्या। देखो, जब ये सिचुएशन हमें देखने को मिली, सरकारों ने देखा कि यार बात बन नहीं रही, लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं, जिन लोगों के पास ज़मीन होनी चाहिए, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, ये ज़मीन है ही नहीं, तब कहीं ना लैंड रिफॉर्म्स को इंडिया के अंदर इन्विसाज किया गया। अब यहाँ पर आप सोचो कि सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बोला कि हम ना लैंड रिफॉर्म्स को लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो बात क्या हुई, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं सर, इंटरमीडियरीज होते हैं आपके बिचौलिए, कि जैसे मान लो ये रही सरकार, जैसे जमींदारी सिस्टम नहीं पड़ा था, वो जमींदार क्या था, एक तरह से बीच में बिचौलिया था, और ये आपका पेजेंट था, ऐसा ही कुछ सिस्टम था। तो एक्चुअल में क्या होता था ना, फायदा किसका हो जाता था, ये बीच में जो कहीं ना कहीं बिचौलिया बैठा हुआ है, जो इंटरमीडियरी बैठा हुआ है। तो हमारी सरकार ने क्या बोला कि नहीं भैया, इस तरह के जो इंटरमीडियरीज है ना, जो ये बेसिकली एक तरह के रेंट कलेक्टर्स हैं, उनको हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज़ यहाँ पर करी गई कि इंटरमीडियरीज को यहाँ से हटा दिया गया। इंटरमीडियरीज हटा दिए गए तो ये लोग कैसे हुए, ये लोग डायरेक्टली सरकार के कॉन्टेक्ट में आ गए। तो ये एक पार्ट रहा लैंड रिफॉर्म्स का। उसी तरह से लैंड सीलिंग, सीलिंग होती है एक लिमिट, ठीक है ना, बेसिकली ना लिमिट लगा दी गई कि अच्छा इस पर्टिकुलर ज़मीन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते अपने पास। समझ रहे हो, सीलिंग होता है ना कि हाँ यार एक लिमिट है, इससे बियॉन्ड नहीं आपके पास ज़मीन हो सकती। तो इस तरह की लैंड सीलिंग्स को यहाँ पे लगाया गया ताकि कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा पाए कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन तक ज़मीन पहुँचाई जा पाए, और जो एक इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो एक कम करी जा पाए, ठीक है ना। तो एक मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए वो इस तरह से हमने यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे इसका पर्पस क्या था, देखो पर्पस आप खुद पढ़ो एक बार, आपने प्रेम्बल पढ़ लिया। अब बात होती है ना सोशल जस्टिस की, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो लैंड सीलिंग जैसी चीज़ें हैं ये सोशल जस्टिस लाने के अंदर हेल्प करती हैं कि अमीरों से पैसा नहीं, यहाँ पे ज़मीन की बात होगी, अमीरों से जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं लेकर हम अपने गरीबों लोगों में बांटें। दैट इज़ द एजेंडा है। उसी तरह से कुछ जगह पे हो सकता है लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो फ्रेगमेंटेड हों, उनको कंसोलिडेट करना, ताकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर हम इंक्रीज कर पाए। देखो पॉइंट ये ना, एक्चुअल में आप टाइम देखो, ये टाइम कौन सा चल रहा है, ये 1950s और उसके बाद का टाइम चल रहा है। तो उस टाइम के ऊपर हमें अपने एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना था। गेटिंग द पॉइंट, हमें फूड सफिशिएंसी की तरफ भी बढ़ना था। तो ये सारे जो काम हैं ये उस डायरेक्शन में भी हेल्प कर पा रहे हैं। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग करो एक तरह से, वो भी यहाँ पे हेल्प हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर ना टेनेंसी रिफॉर्म्स भी लिए गए। देखो आप टेनेंट समझते हो, जैसे मान लो टेनेंट होते हैं ना कि किसी के पास ज़मीन है, उसने वो ज़मीन किसी को टेनेंट को दे रखी है कि भैया अच्छा आप काम करो इसके ऊपर, एंड कहीं ना कहीं जो भी फिर होगा अकॉर्डिंगली हमें रेंट वगैरह पे करते रहना। तो यहाँ पर ना पहले क्या होता था, अगर मान लो किसी ने ज़मीन भी किसी को टेनेंट को दे रखी है तो वहाँ पर ना उनसे जो रेंट वगैरह कलेक्ट किया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किया जाता था। तो जो टेनेंट होता था ना उसको कुछ बचता ही नहीं था, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली हमने यहाँ पर टेनेंट्स के रिगार्डिंग ना उनको रेगुलेशन करने के लिए टेनेंसी हमने यहाँ पे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। गेटिंग इट। और इन रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने कोशिश करी है क्या, हमने कोशिश करी है कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले, कि ऐसा ना हो कि टेनेंट को कभी भी उसकी ज़मीन से हटा दिया गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अच्छा यार अगर मुझे यहाँ पे रखा गया है तो कहीं ना कहीं मेरे पास इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरे पास ये चीज़ बनी रहेगी, उसको हटाया नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये सारा एजेंडा था किसका, लैंड रिफॉर्म्स का। पॉइंट समझ पाए कि हो क्या रहा है। पॉइंट यही है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, इसको हम कहीं ना कहीं क्लब करना चाहते हैं। और लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत ये जो सारी अलग अलग चीज़ें हैं ये हमें उस डायरेक्शन के अंदर काम करने में हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू था लैंड रिफॉर्म्स का।
तो यहाँ पर ना दोस्तों इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ थी, जैसे फॉर एग्जांपल जो ज़मीन होनी चाहिए वो टिलर को बिलोंग करनी चाहिए, जो कि कहीं ना लैंड को एक तरह से, ठीक है, उसके अंदर काम कर रहा है, ज़मीन उसको बिलोंग करनी चाहिए। तो ये भी हमारा यहाँ पे फोकस रहा। एक्चुअली अगर आप नोटिस करो, काम कहीं ना कहीं इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सोशल जस्टिस ही था। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं ज़मीन उसको बिलोंग करनी चाहिए ना, जो यहाँ पर एक्चुअल में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ ऐसे वर्क करी लैंड रिफॉर्म्स। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर क्या ये चीज़ सक्सेसफुल थी या नहीं थी। देखो यहाँ पर ना दोनों मत हैं, कुछ जगह पे सक्सेसफुल भी थी, पर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हम जितना सोच सकते थे या जितना सोचा था उतना हमें मिला नहीं। क्योंकि आज भी आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग हैं आज भी गरीबी रेखा के नीचे, आज भी बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है, आज भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो ठीक है बढ़ गई है, बट अदरवाइज लैंड के कॉन्टेक्स्ट में तो स्पेशली आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप समझना कि हुआ क्या है एक्चुअल में ना, यहाँ पे जो हमारी जो राज्य सरकारें थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस चीज़ के अंदर कि भैया कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिन राज्यों के अंदर तो ये अच्छे से हो गया, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाँ ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है। वेयर इज़ ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार ने ढंग से काम नहीं किया या रदर आई शुड से अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई इन चीज़ों को, वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आई। गेटिंग इट? तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कल को आपको एग्जाम में पूछे ना लैंड रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट आया, तो आपको सिर्फ एक साइड नहीं लिखनी कि हाँ ये सब हो गया, बढ़िया चल गया, ऐसा नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी थे इसके रिगार्डिंग। गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों एस्पेक्ट आपको अपने आंसर के अंदर मेंशन करने होंगे। तो थोड़ा सा ना मैं फेलियर्स के बारे में बताता हूँ। सक्सेस तो आप जान गए हो कि सोशल जस्टिस के अंदर हेल्प करी, ये कहीं ना कहीं जो आचार्य विनोबा भावे का आइडिया था उसको अचीव करने के अंदर हेल्प होती है। बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। नेगेटिव्स कहाँ पे आते हैं? नेगेटिव्स देखो इस तरह से आते हैं कि पहली बात तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो लैंड आता है आप जानते हो वो स्टेट सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जहाँ पर अगर मान लो किसी स्टेट की पॉलिटिकल विल नहीं थी, वो नहीं चाहती थी, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी या जो रूलिंग क्लास थी, अगर मान लो वो नहीं चाहती थी तो ढंग से उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ऊपर से ना यहाँ पे लॉ तो चलो बना दिया, पर बहुत सारे लूप होल्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने क्या किया, लैंड सीलिंग लगा दी कि लैंड सीलिंग इतनी है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती। उन्होंने अपने दोस्तों के नाम के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के नाम के ऊपर, अपने ड्राइवर के नाम के ऊपर ज़मीन दे दी। तो एक्चुअल में हो पता क्या रहा था, हमें लग रहा है कि यार इसके पास तो सिर्फ इतनी ही ज़मीन है, पर एक्चुअल में वो ज़मीन जो बाकी की ज़मीन है ना उसके अपने ड्राइवर के नाम के ऊपर कर रखी है, पर एक्चुअल में वो है मेरे कंट्रोल में ही, मैंने बस कागजों में ऐसा दिखाने की कोशिश कर दी है। तो मैं लैंड सीलिंग जो थी ना, जो कि मैक्सिमम इतने लैंड हो सकती है मेरे पास, मैंने उसको एक तरह से अवॉइड कर दिया किसी XYZ पर्सन के नाम के ऊपर डाल कर, पर है वो ज़मीन मेरी ही। बाकी कहीं ना कहीं जो प्रोसेस था वो काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी सारे जो करप्शन भी इस केस में देखने को मिला, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही धीरे धीरे से काम कर रहा था। और ऊपर से ना अगर मान लो किसी को ज़मीन वगैरह मिली मान लो इससे, तो जो ज़मीन थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। आपने बोला क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पर अगर बंजर क्वालिटी की वाली ज़मीन एक छोटे किसानों को मिल जाती है तो वो कैसे कर पाएंगे? कई बार इरिगेशन नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से ना ये मुद्दा कोर्ट में चला गया, ठीक है ना, आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ हो गया, ये लैंड रिफॉर्म्स ही कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं पॉलिटी वाला एस्पेक्ट उतना टच नहीं करना चाहता। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम के ऊपर जब फर्स्ट अमेंडमेंट आता है जिसमें 9th शेड्यूल हमें देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉज को उसमें डालने की कोशिश करी जाती है, उनमें ये भी एक थे, पर कहीं ना कहीं मुद्दे फिर जाते जाते कोर्ट्स में अटक जाते हैं। आप जानते हो इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर या रदर आई शुड से जब कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान बना उस टाइम पर आर्टिकल 31 भी हमें देखने को मिलता था, याद है नहीं याद है? आज के टाइम के ऊपर आपके संविधान के अंदर आर्टिकल 31 नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी था ना पहले, अब नहीं है वहां पे फंडामेंटल राइट के अंदर। तो उस टाइम के ऊपर तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गए, और आप जानते हो कि कोई चीज़ अगर कोर्ट कचहरी में चली जाए तो भैया बहुत सारे साल फिर उसी में पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतने मुद्दे गए कोर्ट्स के अंदर, चले जा रहे हैं, तो कैसे इंप्लीमेंट होगा ये? राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे ऊपर था तो दिक्कत आ गई। ऊपर से लैंडलॉर्ड्स की ना एक आपस में एक लॉबी थी, वो सारे मिलकर थे, तो इस वजह से उन्होंने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया। बाकी आप नोटिस करो कि कुछ लैंड कलेक्ट हो गया पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, लिटिगेशन चलती रही, केसेस चलते रहे, बहुत सारी एक्सेप्शंस वगैरह यहाँ पे दे दी गई थी कि यार हाँ चलो आपने लैंड देनी है, पर ये जो एग्जेम्पशंस कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही थी, तो वो एग्जेम्पशंस कई बार इतनी ज़्यादा थी उसका कुछ फ़ायदा होता ही नहीं था।
ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस बहुत सारी होना, लॉज में कुछ लूप होल्स होना, ये सारे कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने कि उतने तेज़ी से या फिर जितना हमने सोचा था वो यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। तो ये कुछ कंसर्न्स हमें विद रिगार्ड्स टू देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्लांटेशन वाला एरिया हो गया, ठीक है ना, जैसे टी प्लांटेशन हो गया जहाँ पे आपने कॉफ़ी प्लांटेशन करी है, इस वाले को लैंड सीलिंग के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया, ठीक है ना। कुछ आपने और ऑर्चर्ड्स करे हुए हैं, कुछ शुगर केन फार्मिंग करी हुई है, ये बहुत सारी ऐसी ना अलग अलग एग्जेम्पशंस थी, आपको ध्यान नहीं रखनी पर एक आइडिया होना चाहिए कि इन एक्सेप्शंस का, इन एग्जेम्पशंस का बहुत तरह से मिसयूज़ किया गया। तो ये कुछ कंसर्न्स थे। ऊपर से ना एक्चुअल में क्या, थोड़ा अगर आप सोशल एंगल भी समझना चाहो ना तो कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह के ऊपर होता है ना कि यार यहाँ पे ये कास्ट बड़ी डोमिनेट कर रही है, दूसरी कास्ट बहुत डोमिनेट कर रही है, तो आपने ना क्या करने की कोशिश करी, पहले इनके पास ज़मीन होती थी, फिर आपने दूसरे वाली कास्ट को ज़मीन देने की कोशिश करी, पहले सबको देने की कोशिश करी, तब उस वजह से भी कई बार दिक्कत आ जाती थी, आपस में ना कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग जाते थे। तो वो उस चीज़ ने ना इसको रोका एक तरह से। आजकल भी ना आपको देखने को मिल जाता है कि डिफरेंट कास्ट के लोग ना, अगर मान लो कोई कास्ट थोड़ा पहले उतनी अच्छी नहीं थी, उसको अगर ऊपर जा रही है ना आज, तो बाकी कास्ट वाले कई बार आपस में झगड़ पड़ते हैं इनसे। ऐसे केसेस कई बार देखने को मिलते हैं, उस टाइम के ऊपर भी देखने को मिले। ब्यूरोक्रेसी उतनी कमिटेड नहीं थी, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ कि एक तरह से आप मान के चलो कि कुछ जगह पे सक्सेसफुल भी थे, कुछ जगह पे उतना सक्सेसफुल नहीं भी देखने को मिला। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑपरेशन बरगा वेस्ट बंगाल के अंदर चला, वहाँ पर कुछ हद तक सक्सेस मिली, पंजाब में कुछ जगह पे सक्सेस मिली, मतलब एक्चुअली में ना अलग अलग चीज़ें थी। किसी जगह पे लैंड सीलिंग में सक्सेस मिल रही है, किसी जगह के अंदर लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने के अंदर हेल्प मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम अच्छे से हो पाया। हरियाणा और पंजाब के अंदर जो क्या था, कंसोलिडेशन, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट करना, वो बेहतर ढंग से हो पाया। कर्नाटका के अंदर लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करना, वो बेहतर ढंग से हो पाया। तो इस तरह से ना अलग अलग जगह के ऊपर कुछ एक तरह से मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा। कुछ जगह पे कुछ सक्सेसफुल था, कुछ जगह पे ऊपर कोई और चीज़ सक्सेसफुल थी, कुछ जगह के ऊपर बिल्कुल सक्सेसफुल ही नहीं हो पाया। तो इस तरह के अलग अलग कारण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं इसको पूरी तरह से फेलियर नहीं मुझे बोलना चाहिए, ठीक है ना, फेलियर बोलना बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे सक्सेसफुल था पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, जितना हमने सोचा था उस तक तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाए, ऐसा कह सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज़ आई होप आपको थोड़ा समझ आ गई होगी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अब देखो ना यहाँ पर ना, अब आने वाले टाइम के अंदर क्या करना चाहिए। हमने ना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में पढ़ा था, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना, इंडियन रेवोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यार इसको ना लैंड रिफॉर्म्स ना अनफिनिश एजेंडा रह चुका है, कि मतलब अच्छा सोच थी पर कहीं ना कहीं हम इसको फिनिश नहीं कर पाए। तो इन्होंने बोला यार नहीं, इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये लैंड जो नहीं लोगों तक पहुँच पाई ना, जो सोशल जस्टिस है, ये इनको मिलनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक हमारे पास एक प्रोग्राम भी है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसको भी समझाता हूँ, ये थोड़ा ना डिस्कस करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर है, मतलब ये नया हैपनिंग है, थोड़ा इसको और भी पढ़ेंगे। पर आप खुद सोचो एक बार, आज के टाइम के ऊपर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया मुझे ये बताओ कि ये ज़मीन जो आप, जहाँ पे आपका घर है, ये ज़मीन आपकी है, मुझे प्रूफ करके बताओ। शायद आपको ना प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा काफ़ी सारी जगह के ऊपर, स्पेशली अगर आप एक गाँव से देख रहे हो, ठीक है। शहरों के अंदर फिर भी ना हमें ज़मीन थोड़ी पता होती है कि यार ये ज़मीन इसकी है, ये ज़मीन इसकी है। गाँव के अंदर ना काफ़ी बार देखा गया है कि आपको अपनी ज़मीन प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझाता हूँ कैसे। कई बार क्या होता है, आपको अपनी ज़मीन खुद प्रूफ करनी है तो आपको किसी मतलब कचहरी वगैरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर जाके उनके रिकॉर्ड्स आप देखो, वहाँ से पता लगता है कि अच्छा यार ये ज़मीन इसकी है। गेटिंग इट, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर हो सकता है किसी जगह पे कागज़ उतने अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पर भी कहीं फाइलें पड़ी हुई हैं, वहाँ से वो निकालेगा बंदा, फिर प्रूव हो पाएगा। तो बहुत सारे ना आज के टाइम के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो ज़्यादातर जो विवाद होते हैं ना, वो ज़मीन को लेके ही होते हैं। कोई कहता है यार ये मेरी ज़मीन है, इसने हड़प ली, ये कहता है मेरी ज़मीन इसने हड़प ली है। तो ऐसे टाइम के ऊपर जब कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के अंदर इतने सारे चक्कर जा रहे हैं, उससे लॉस पता किसका हो रहा है, इकोनॉमी का हो रहा है, जीडीपी हमारी नीचे गिर रही है। क्योंकि वही जो टाइम है जो हम यहाँ पे अपने लैंड रिकॉर्ड्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके हम लगा सकते हैं किस चीज़ के अंदर, कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर। गेटिंग इट। तो ये सारे ना मॉडर्नाइजेशन जो प्रोग्राम है इसी में हेल्प कर रहा है, डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश करी जा रही है। ऊपर से जैसे नीति आयोग के द्वारा जो टी हैक कमेटी थी, उन्होंने बात करी है कि कैसे अगर मान लो आपने ना किसी को लैंड लीज करनी है तो वो कैसे हो पाए, उसके रिगार्डिंग ना एक मॉडल एक्ट आया है। एक्चुअल में क्या होता है ना, कई बार ना मान लो मैं एक हूँ, मेरे पास ज़मीन पड़ी हुई है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार कि मैं खुद काम नहीं कर रहा, मैं किसी को लीज पे दे देता हूँ,
पर मेरे अंदर ना बहुत डर होगा। डर पता किस बात का, कि कल को यार ये बंदा मेरी ज़मीन तो नहीं हड़प के बैठ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो एक पर्सन को जिसके पास ज़मीन है वो लीज देने से बहुत ज़्यादा डरता है। ऑन द अदर हैंड जो बंदा कह रहा है कि यार मैं लीज पे लेना चाहता हूँ ज़मीन, उसको एक अलग डर है। क्या डर है? उसको डर है यार मुझे सामने वाला बंदा कभी निकाल ना दे, बोले कि भाई आप ज़मीन खाली कर दो मेरी, मुझे नहीं करानी है, आप जाओ यहाँ से, बोल सकता है ना। तो दोनों को ना बहुत ही एक तरह से कन्फ्यूजन रहती है। मैं भी डर रहा हूँ, सामने वाला भी डर रहा है। अगर एक ढंग का एक्ट हो जो मेरे कहीं ना कहीं कंसर्न्स को भी एड्रेस करे, सामने वाले के कंसर्न्स को भी एड्रेस करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों की परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। और सामने वाले बंदे को जो ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है उसको कल को लोन वगैरह लेने में भी थोड़ी आसानी हो सकती है। अदरवाइज आज के टाइम उसको लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, इनको अगर हम एड्रेस करेंगे, जो कि नीति आयोग बोल भी रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग, जो मॉडल एक्ट आया है, तो ये सारे उस चीज़ के अंदर हेल्प कर सकती हैं। कर्नाटका एक ऐसा एग्जाम्पल है, उनका जैसे भूमि पोर्टल हो गया, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को किया भी जा रहा है। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी अपने आंसर के अंदर कोट कर सकते हो। तो आई होप आपको लैंड रिफॉर्म्स का ना एक आइडिया लगा होगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। अब इसके साथ ही ना थोड़े कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। मैं आपको जैसा बता रहा था ना कि लगभग 66% जो कोर्ट केसेस है ना, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं ज़मीन के साथ ही लिंक्ड रहते हैं। तो टोटल 58,000 करोड़ इतना पैसा आपका खर्च हो जाता है लिटिगेशन के अंदर, चाहे वो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, दोनों के अंदर। ऐसा बोला गया है बहुत सारे एस्टिमेट्स के द्वारा कि अगर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया जाएगा, आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी कि कौन सी ज़मीन किसकी है, तो इतना लिटिगेशन कॉस्ट नहीं होगा। प्लस एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे लगता है यार ये ज़मीन मेरी है और मेरे किसी पड़ोसी को लगता है यार उसकी ज़मीन ये है, तो ये बीच का ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आ गया डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? ये डिस्प्यूट जाएगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट शायद 15 साल 20 साल में फैसला दे, पर ये 15-20 साल के लिए पता क्या हुआ, ये ज़मीन के ऊपर ना मैं काम कर पाऊंगा ना ये सामने वाला मेरा पड़ोसी काम कर पाएगा। तो ये ज़मीन ना एक तरह की खाली पड़ी रहती है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, ये मेरा भी एक है सही केस चल रहा है, ठीक है। तो बट ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। डू गेट द पॉइंट? ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपने भी ये चीज़ विटनेस करी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ज़मीन को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव यूज़ किया जा सकता था पर नहीं हो पाया। तो अगर हमने अच्छे से लैंड को मैप कर लिया, पता लग गया यार कि कौन सी ज़मीन किसकी है, और एक बार प्रॉपर्ली पूरे कंट्री के अंदर डिजिटलाइजेशन कर दी इस चीज़ के रिगार्डिंग, आराम से आप अपना प्रूफ कर पाओगे यार ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन तेरी है, मैं तुम्हारी ज़मीन में नहीं आ रहा, तुम मेरी ज़मीन में नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। गेटिंग द पॉइंट? बहुत आराम से ये चीज़ करी जा सकती है। और अगर एक बार ये चीज़ एस्टेब्लिश होगी तो कल को ऐसे कोई भी विवाद नहीं आएंगे, कोई ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एंड अकॉर्डिंगली मैं भी अपना खुश, सामने वाला भी खुश, हम भी अपनी काम करेंगे उस ज़मीन के ऊपर। जो भी ज़मीन वो थी, ज़मीन का जो भी टुकड़ा था, जिसका भी होगा उसके ऊपर वो काम करता रहेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी यहाँ से। गेटिंग इट? तो डिजिटाइजेशन इसमें अंदर हेल्प कर सकती है। यहाँ पर नीति आयोग ने ये भी देखा है जो प्रॉपर्टी केसेस होती है ना, उनको सेटल करने के अंदर 20 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑन एन एवरेज मतलब 20 साल के आसपास लगते हैं। बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। गेटिंग इट? और लैंड रिकॉर्ड्स के साथ ना कुछ इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड टाइटल्स ना प्रिजम्पटिव हैं। एक्चुअल में क्या है ना, फोकस किया जा रहा है कि अगर ना आपको प्रूव करना है कि आपकी ज़मीन है, वहाँ पर आप ये, पहले क्या होता था सेल डीड्स के माध्यम से, कि सेल डीड आपने मुझे बेची ज़मीन, मैंने किसी और को आगे बेची, किसी और ने किसी और को आगे बेची। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सेल डीड के माध्यम से चेक किया जाता है कि लैंड टाइटल आखिर है किसका। बट ऑन द अदर हैंड अगर लैंड टाइटलिंग के माध्यम से हो तो हमें एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि आखिर ज़मीन है किसकी। तो ये जो मेथड ऑफ लैंड है ना, वो एक इशू क्रिएट कर रहा है। बाकी लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होते ही नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था कि लैंड रिकॉर्ड अगर ढंग से मेंटेन नहीं होंगे या फिर आसाम से एक्सेसिबल नहीं होंगे, अगर आपको पता है कि यार जो लैंड रिकॉर्ड है वो किसी दफ्तर के अंदर पड़े हुए हैं, वो दफ्तर के अंदर कौन सी फाइलों के अंदर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमी हुई है उन फाइलों के अंदर, तो कैसे आप लैंड रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं आप मेंटेन नहीं करोगे, उसमें अंदर लैंड रिकॉर्ड्स में दिक्कत आएगी। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है ना प्रॉपर्टी की, वो सब तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटेड नहीं है, और यहाँ से और दिक्कत आ जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लैंड ऑर्डर हो गया, कुछ शिप पार्टीशन हो गया, या फिर किसी ने लैंड लीज करी है 1 साल से कम, ऐसे टाइम के अंदर ना रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं होता, उस वजह से और दिक्कतें आ जाती हैं। गेटिंग इट? और साथ में ना यहाँ पर अलग अलग तरह की एंटिटीज़ हैं जो रिकॉर्ड्स के साथ डील करती हैं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए जाएं। अगर ऐसा होगा तब ये लैंड रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज आ रहे हैं हम इनको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो नीति आयोग ने ना ये एक्चुअल में जो बेनिफिट्स हैं ये नीति आयोग ने ही बताए हैं। उन्होंने बोला है कि आप नोटिस करो जो 20 साल लगते हैं, अगर ये हट जाएंगे
तो क्या आपको नहीं लगता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाएगी? बिल्कुल। देखो आज भी आप नोटिस करो, एग्रीकल्चर की बियॉन्ड छोड़ो, मैं कई बार देखता हूँ ना, जैसे मान लो एक सड़क जा रही है, सरकार को कहीं से सड़क बनानी है, कई कई साल लग जाते हैं यार, वहाँ पे सड़क नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि लैंड एक्विजिशन में कितने साल लग गए, कहीं मसला चला हुआ है लैंड के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, यहाँ पे बहुत इंपैक्ट आता है बिकॉज ऑफ ये जो लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते, लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से। ऊपर से अगर आप सोचो कि अगर कल को किसान प्रॉपर्ली प्रूव कर दे, क्या प्रूव कर दे? किसान ने बोला कि भैया ये जमीन मेरी है, गेटिंग इट। अगर किसान ने ये बात प्रूव कर दी तो कल को किसान ना बड़े आराम से जाएगा कहाँ पे? बैंकों के पास। बैंक को बोलेगा ये जमीन मेरी है, अगर आप चाहते हो तो जमीन को गिरवी रख लो, पर मुझे लोन दे दो। इसको पैसा मिल गया, फिर किसान क्या करेगा? अपनी जमीन के अंदर पैसा डालेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको अच्छे टेक्नोलॉजी डालेगा एंड अकॉर्डिंगली अच्छा इनपुट डालेगा तो अच्छा आउटपुट निकलेगा, गेटिंग इट। तो किसान की हालत सुधरेगी। अभी क्या हो रहा है? अभी ये भाई साहब अपना प्रूव ही नहीं कर पा रहे अपनी जमीन को कि भाई ये जमीन मेरी है, तो बैंक भी उसको पैसा नहीं दे रहा, बैंक पैसा नहीं दे रहा तो इसके बंदे की हालत खराब है, गेटिंग द पॉइंट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को कहीं ना कहीं बढ़ाना है ना, तो वहां पर ये चीज हेल्प करेगा। लैंड एक्विजिशन जैसी चीजें कहीं ना कहीं है वो बेहतर ढंग से हो पाएंगी, तेजी से डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी बेनामी प्रॉपर्टी ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज के टाइम के ऊपर चलती हैं, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। तो इनको अगर टैकल करना है तो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन ही हमें हेल्प करने वाला है। बाकी डिस्प्यूट्स कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये तो आप जानते ही हो। और सरकार ने भी ना कुछ कदम लिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्वामित्व स्कीम है। यहां पर क्या हो रहा है ना, हम ड्रोन्स की मदद ले रहे हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ना, वो यहां पे रोल प्ले कर रही है, गेटिंग इट। स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स के माध्यम से ना लैंड मैपिंग की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लैंड को देखें, लैंड का पूरा अच्छे से जायजा लिया जा पाए एंड अकॉर्डिंगली फिर हम एफर्ट्स लें कि कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉपर यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। तो स्वामित्व स्कीम जो है ना वो उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए। उसके साथ ही में अगर आप देखोगे ना, एक्चुअली मैं थोड़ी इसका ना मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ स्वामित्व स्कीम की। तो यहाँ पे फुल फॉर्म है, यहाँ लिख देता हूँ, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद improvised टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। नाम से थोड़ी क्लैरिटी लेने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? विलेजेस का सर्वे करो एंड मैपिंग विद टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो क्या हो रहा है, आप ड्रोन्स के माध्यम से कहीं ना कहीं विलेजेस वगैरह की मैपिंग वगैरह चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। तो दिस इज हाउ इट इज हेल्पिंग, ड्रोन्स का हेल्प ले रहे हो। तो यहाँ पर कल को जब एक बार चीज़ें हो जाएंगी ना, तो कल को कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। और साथ साथ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। कर्नाटका ने ये चीज़ करी हुई है। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट कहीं ना कहीं ये भी हुआ है। देखिए सरकार सभी जगह के अंदर हेल्प कर रही है। कर्नाटका ना भूमि प्रोजेक्ट का आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। इवन ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है गवर्नेंस के अंदर, जब आप जीएस पेपर 2 देते हो वहाँ पर भी ई गवर्नेंस के अंदर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक काम करो, एक ये यूपीएससी 2019 ने ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार ट्राई करो इसको आंसर करने की। मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला कह रहा है कि जो सीलिंग लॉस थे वो फैमिली होल्डिंग्स के ऊपर थे पर इंडिविजुअल होल्डिंग्स के ऊपर नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल होल्डिंग्स के ऊपर भी थे, तो पहला बात गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि जो एम था लैंड रिफॉर्म्स का वो ये था कि कहीं ना कहीं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको यहाँ पे ज़मीन दी जाए। अरे बिल्कुल ऑब्वियसली यही तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मिले। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स होता है। नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। उसके बाद आप नोटिस करो कि हमारे यहाँ पे दूसरी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारी एक्सेप्शन, मतलब कह रहा है कोई भी एक्सेप्शंस नहीं थी। अरे यही तो इसका एक बड़ा बैकड्रॉप था कि बहुत सारी एग्जाम्पशंस थी, उस वजह से जो हमने इन्विसाज किया था कि हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ नहीं हो पाई है। गेटिंग इट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यूपीएससी 2019 में काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन एक हमसे पूछा गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है
ये ना यूपीएससी ने 2014 के मेंस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, और आप नोटिस करो उस टाइम ये न्यूज़ में था पूरी तरह से। 2013 में ये एक्ट बना, अकॉर्डिंगली यूपीएससी ने अगले साल पूछ लिया। तो हमारे से ना इस तरह के क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं या फिर उनके अंदर कोई अमेंडमेंट होता है, जैसा ये इसके अंदर हुआ था। एक्चुअल में ये जो क्या है ना, ये समझना है इसको, बात क्या कर रहा है, राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। देखो सरकार को ना कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स रन करने होते हैं, ठीक है, कुछ सड़क बनानी है, कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है। अब ये चीज़ें करनी है तो भैया ज़मीन पे ही करोगे, ज़मीन पे करोगे तो ज़मीन को एक्वायर करना पड़ेगा, उनको एक्विजिशन करनी पड़ेगी ज़मीन की। पर वहाँ आती थी बहुत सारी दिक्कतें। कई बार कुछ पीपीपी प्रोजेक्ट्स आजकल आ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, वहाँ पर भी लैंड एक्वायर करना पड़ता है, और कई सालों साल लंबा प्रोसेस ये हो जाता था। और कई बार जो जिनसे ज़मीन लेनी है उनके अपने कुछ कंसर्न्स रहते थे। तो फिर हमने क्या किया, ये एक्ट लेकर आए। इस एक्ट के माध्यम से ना हमने इंश्योर करने की कोशिश करी कि भैया जिससे ज़मीन ली जा रही है ना उसको अच्छे से कॉम्पनसेशन भी मिले। गेटिंग द पॉइंट। जब लैंड एक्वायर करी जाएगी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैंड एक्वायर का कुछ फ़ायदा कुछ लोगों को मिल गया जो पॉलिटिक्स के साथ लिंक्ड है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से एक्ट अपने आप में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। पुराना जो इसका एक्ट था ना वो 1894 के अराउंड का बना हुआ था, तो उसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट देखने को मिला। तो क्यों किया गया ये अमेंडमेंट, ताकि कहीं ना कहीं फार्मर वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी को हम इंश्योर कर पाएँ। साथ में ही ना उनका जो कंपनसेशन है, आपसे ज़मीन ली जा रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं कल को हो सकता है रेलवे ट्रैक यहाँ पे बिछाना हो, तब आपको कंपनसेशन ढंग का मिले। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे आप नोटिस करना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर से अगर मान लो अगर ज़मीन ली जा रही है ना, तो जो भी वहाँ की मार्केट वैल्यू होती है उसका 4 गुना पैसा आपको मिलता है जब लैंड एक्वायर करी जाती है इस तरह से। अर्बन एरियाज के अंदर जो भी कहीं ना कहीं वहाँ की मार्केट वैल्यू है उसका 2 गुना कंपनसेशन यहाँ पे मिलता है। गेटिंग इट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ना इन्होंने ये भी बता दिया कहाँ पर कौन सी चीज़ के लिए आप लैंड एक्वायर कर सकते हो, कौन सी चीज़ के लिए एक्वायर नहीं कर सकते, कब कब परमिशन लेनी है, कब नहीं लेनी। जैसे फॉर एग्जांपल कल को अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए, इस तरह की पर्पसेस के लिए आपकी ज़मीन लेनी पड़े, तो वहाँ पर आपकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है सरकार को, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है यार, वहाँ पर तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, वहाँ पर तो चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से ना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी किया जाता है। आपने लोगों ने ना एनवायरनमेंट के अंदर EIA पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। पर यहाँ पर क्या बात हो रही है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की। समझाता हूँ एक चीज़, एग्जाम्पल समझो। मान लो एक जगह है, इस जगह के अंदर ना एक फैक्ट्री बननी है। अब फैक्ट्री बनेगी तो क्या होगा, कल को धुआं उठेगा, धुआं उठेगा तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा कहीं ना कहीं वहाँ के एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी, कुछ और भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। गेटिंग इट। ये बोला जाता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। कहने का मतलब क्या कि कल को ये फैक्ट्री बनती है तो भैया इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसका असेसमेंट करना इज एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। नाम ही क्लियर है, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। गेटिंग इट। यहाँ पर मैंने क्या बात करी, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। कल को भैया इनसे ज़मीन ली जाएगी, हो सकता है उनके घर भी वहाँ से हटे, कुछ और चीज़ें भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हों। तो आपने क्या करना है ना, आप सोच रहे हो कि कल को इनकी ज़मीन अगर हम ले लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी के ऊपर, इनकी सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो सोशल लाइफ या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी यहाँ पर करी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट का आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात होती है ना, अगर मान लो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो किसी प्राइवेट सेक्टर को ये चीज़ करनी है तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ के लोगों की 80% कंसेंट चाहिए होती है। और अगर मान लो कोई पीपीपी प्रोजेक्ट है, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इस केस के अंदर यहाँ पर 70% लोगों की वहाँ पे, मतलब 70% जो वहाँ पे फैमिलीज है ना जो इफेक्ट होंगी इसके, उनका प्रायर कंसेंट यहाँ पे लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कोशिश कहीं ना कहीं यही करी जाती है कि यहाँ पर ना जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा हो वो ज़मीन यहाँ से ना ली जाए। गेटिंग इट। क्योंकि हमें ना फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है, तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी जो मल्टी क्रॉप लैंड है उसको यहाँ पर जनरली हम एक्वायर नहीं करते। तो ये भी इस एक्ट के अंदर ये बात लिखी गई है। गेटिंग इट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ और बिल्स भी आए हैं बट आपको उन बिल्स को जानने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने बताया ना, ये एक्ट आप तभी जानो
मतलब एक बेसिक आइडिया तो हमने ले लिया, पर इस एक्ट के बारे में और डिटेल्स आपको तभी पढ़नी है अगर मान लो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट होती है, पार्लियामेंट इसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है या फिर कुछ और नई हैपनिंग होती है। अदरवाइज अब इसके ऊपर जब इस साल इस चीज़ को 10 साल हो गए हैं तो इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर आएगा, ठीक है ना, पर इसके ऊपर तो आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है। गेटिंग इट? तो एक बेसिक आइडिया हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है विद रिगार्ड्स टू राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड जो लैंड वाला था। इसी तरह से ना एक मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट है 2016 का। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि एक मान लो कोई पर्सन है, उसको डर लगता है किस चीज़ का, कि मैं किसी को ज़मीन दूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला उस ज़मीन को हड़प ना ले। सामने वाले को ये दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं मुझे लैंड लीज पे लेने के ऊपर कि उसको लगता है यार कभी मुझे निकाला जा सकता है। तो इस वजह से पता क्या हुआ, नीति आयोग ने एक मॉडल एक्ट लेकर आए। मॉडल एक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ना आपको सैंपल दे दिया एक्ट का कि यार एक्ट ऐसा होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है ना, नीति आयोग इसको इंप्लीमेंट थोड़ी करेगा, नीति आयोग ने बता दिया कि यार ये एक्ट ऐसा होना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट्स जो होंगी, जो राज्य सरकारें होंगी, वो इस एक्ट को देखेंगी कि हाँ यार ये नीति आयोग वाला बढ़िया लग रहा है, हम भी ऐसा ही कुछ एक्ट बना देते हैं। तो मॉडल एक्ट होता है। आप बोलते हैं ना कि यार ये ऐसा मॉडल होना चाहिए, ये बढ़िया मॉडल देखने को मिल रहा है, तो आप उसको अपनी जगह पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो। तो नीति आयोग की एक कमेटी बनाई थी, टी हक कमेटी, उसने बेसिस के ऊपर नीति आयोग ने एक्ट बना दिया, मतलब मॉडल एक्ट बना दिया। अब जो राज्य सरकारें हैं ना, वो इसको यूटिलाइज कर सकती हैं, हो सके तो थोड़े बहुत चेंजेस भी करे जा सकते हैं। कोशिश पर यही है कि यहाँ पर क्या हो कि जो भी कुछ दिक्कतें आती हैं विद रिगार्ड्स टू लैंड लीजिंग की, वो चीज़ें ना हो। जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी दिक्कतें ना आएँ, जो लैसी कल्टीवेटर्स हैं उनको भी दिक्कतें ना आएँ। अभी क्या होता है ना कि बहुत ही जो लैंड जो कहीं ना कहीं जिसके पास लैंड ओनर है और ऑन द अदर हैंड जो कहीं ना कहीं जो कल्टीवेटर है, इनके बीच में ना जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो अपने आप में आज के टाइम के ऊपर बहुत ही कैसे होते हैं, वो एक तरह से काफ़ी इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं। इस वजह से बहुत सारी हमें यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो लैंड लीजिंग एक तरह से अगर लीजिंग लीगल तरह से अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर सकते हैं कि इनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड साथ ही साथ जो कल्टीवेटर्स हैं इनको भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक बात करी गई है स्पेशल लैंड ट्रिब्यूनल की, इस मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट के अंदर स्पेशल लैंड ट्रिब्यूनल की यहाँ पे बात करी गई है कि मान लो कल को कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर जो कुछ भी शिकायतें आती हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो उनका जो समाधान होगा वो कैसे हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और एक्चुअल में इसका फोकस कहीं ना कहीं क्या रहेगा, फोकस यही है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी हम एफिशिएंसी को बढ़ा पाएं एंड साथ ही साथ जो इक्विटी या जो मैंने बात करी थी ना आपके साथ सोशल जस्टिस, इन दोनों को यहाँ पर एग्रीकल्चर के थ्रू हम प्रमोट कर पाएँ, ये यहाँ पर इन चीज़ों का फोकस है। तो अपने आप में ना काफ़ी अच्छा चीज़ है ये चीज़, ताकि कहीं ना दोनों को बेनिफिट हो पाए। यहाँ पे ये चीज़ का हमारे यहाँ पे कोशिश है। एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस कर पाओगे, कल्टीवेटर को ना कल को कहीं ना कहीं से पैसा रेज करना है तो वो भी पैसा रेज कर सकता है, वो दिखा सकता है यार कि मैंने यहाँ से ना ये चीज़ करी हुई है, तो कल को इसके लिए पैसा रेज करना थोड़ा आसान हो सकता है, कल को क्रेडिट वगैरह एक्सेस करना वो आसान हो सकता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो एक बात समझना, यहाँ पर से आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है। मतलब कोई आपसे पूछे कि सर मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट के बारे में बता दीजिए या फिर लार के बारे में बता दीजिए, अनलेस अगर न्यूज़ में है तो डेफिनेटली आ सकता है, अदरवाइज नहीं। पर ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो कोई चीज़ आपसे पूछी नहीं गई तो आप उनका जिक्र नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा जाता है कि यार एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में इश्यूज किस तरह से आते हैं, तो कैसे वो चीज़ों को ठीक करना है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वे फॉरवर्ड के अंदर कंक्लूजन के अंदर आप इनका जिक्र कीजिए। मैंने आपको कमेटीज वगैरह प्रॉपर बताई हैं, टी हक कमेटी बताई, नीति आयोग के कुछ रिकमेंडेशंस बताई हैं, MS स्वामीनाथन जी का क्या आइडिया था वो बताया है। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर याद करो, उसमें तो बहुत डिटेल में हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी की सारी। तो ये सारे चैप्टर्स ना एक दूसरे का लिंक्ड है, तो वहाँ पर आप अपने आंसर के अंदर इन चीज़ों का आप जिक्र करोगे तो हाँ आप एक आइडिया दिखाओगे यार कि हाँ मुझे लिंकेज आती है। आपके कई बार आपने टॉपर्स को देखा होगा ना, बात करते हैं कि यार इंटर लिंकेज बड़ी ज़रूरी है, तो इसी तरह से आपको इंटर लिंकेज करना है। मैंने आपको जैसे ई टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ाया था, चलो वो तो इस बार 2023 के मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि ई टेक्नोलॉजी किसानों को कैसे हेल्प कर रही है, पर मान लो नहीं आता क्वेश्चन, पर एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं ना, तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए, क्या आप उसके वे फॉरवर्ड के अंदर ये नहीं बता सकते कि यार इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हमारे सामने हैं, अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ को कहीं ना कहीं फार्म के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ तो इतने सारे प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
गेटिंग इट? तो वे फॉरवर्ड या फिर अच्छा कंक्लूजन लिखने के अंदर ना इस तरह के जो एक्ट्स हैं या फिर जो मैंने आपको नीति आयोग वाला बताया, इसको आप अपने आंसर में डेफिनेटली आप अपने मेंशन कीजिए एंड दिस विल शो कि आपके अंदर ना बहुत मेच्योरिटी है। रीजन बीइंग, मैंने एग्रीकल्चर के अंदर बताया भी था कि इंडिया में जो ज़्यादातर मुद्दे आ रहे हैं ना, उनके अंदर जोग्राफिकल रीजंस भी हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट एक मेजर रीज़न क्या है, दैट इज़ लैंड का रीज़न। लैंड के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, छोटी ज़मीन है, छोटे किसान हैं, उनके रिगार्डिंग जो इश्यूज आते हैं कि इनको अगर हमें रिजॉल्व करवाना है ना, वहाँ पर अच्छी खासी लैंड का और इस तरह के प्रॉपर लॉस का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कहीं ना कहीं जो हमने वादे किए हैं अपनी जनता के साथ, सोशल जस्टिस के, इक्विटी के, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के, वहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं। तो देखो मेंस को ना ऐसा मत सोचा करो कि प्रीलिम्स अलग है मेंस अलग है। अब देखो मेंस के लिए लोग पढ़ते हैं लैंड रिफॉर्म्स, पर पूछ लिया क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर कि उसका एम क्या था। उसी तरह से कुछ टॉपिक्स हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा रहे हों, उनका आप यूटिलाइजेशन मेंस के अंदर कर सकते हो। तो इस वजह से आपको क्या करना है, एक तो अच्छे से पढ़ना है, प्लस एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते रहना है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलता रहता हूँ। अगर इस डायरेक्शन में पढ़ोगे, आई एम श्योर कि GS3 के अंदर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। साथ में आप नोटिस करना, GS3 के अंदर तो हमने पढ़ाई, पर GS1 की जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, वहां पर से भी 2 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। तो अपने आप में जो लेक्चर्स है ना, इस बार के एग्जाम के अंदर लगभग 150 नंबर के क्वेश्चंस आंसर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं मेंस के अंदर। गेटिंग इट? तो इस वजह से अपने आप में बहुत होलिस्टिक हैं, तो कोशिश करना इनको अच्छे से फॉलो करते रहो, रेगुलरली रिवाइज करो। आपके टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, आप उनको टेस्ट को भी अच्छे से दो, एंड आई एम श्योर कि आप एग्जाम्स के अंदर जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, 24, 25, 26 जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, उनके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। बाकी मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।